स्टार्टिंग में एजैक्स क्या होता है सर बताना। नहीं पढ़े हैं। एजैक्स बिल्कुल नहीं पड़ी है। हम्म, अच्छा, टाइमर वगैरह कभी चलते हुए नहीं देखी है एसपी डॉट नेट में? मीन्स जैसे एक लेवल पे टाइम प्रिंट करा दिया और बोलेंगे कि भाई वो हर नहीं सेकंड बाद अपडेट होता रहे। चलो कोई नहीं। एजैक्स का नाम सुनी है? सुने हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू एजैक्स का भी यूज़ करी है? हाँ हाँ। नहीं यूज़ की है। एजैक्स एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, उसको यूज़ करना चाहिए। जब एपीआई के साथ कॉल करते हैं ना, कनेक्शन करते हैं ना जावास्क्रिप्ट को, तो वहाँ पे एजैक्स मेथड यूज़ होता है। आज जो हम एजैक्स सर पढ़ाने वाले। वेब वेब एपीआई से जावास्क्रिप्ट को कॉल नहीं किए हैं। करना चाहिए ना। ये सब खुद से भी कर सकते हो आप लोग, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। गूगल में लिखना हाउ टू कनेक्ट जावास्क्रिप्ट विद एसक्यूएल सर्वर। ओके। एसक्यूएल सर्वर के डेटा को रिट्रीव करना है और जावास्क्रिप्ट पे लाकर डिस्प्ले करना है। तो उसमें या तो वेब सर्विस लगेगा या तो वेब एपीआई लगेगा। तो वेब सर्विस लगेगा तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें सिर्फ एचटीटीपी प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन होता है, जबकि वेब एपीआई में काफ़ी सारे प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट किया जा सकता है। जैसे एचटीटीपी हो गया, टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स हैं। एपीआई जो होता है वो जेसन को समझता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो काफ़ी लाइट वेट है और रेस्टफुल सर्विस बनाता है। वेब सर्विस जो है वो जो है एक सोप सर्विस बनाता है, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, और वेब एपीआई रेस्टफुल सर्विस बनाता है। तो कभी थोड़ा सा आप लोग सर्विसेज के बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश करिए। लास्ट में तो सब लोग हमको यही कह देता है कि सर खाली प्राइम और नोट प्राइम बना बना के थक गया। अरे गधा, कहीं का प्राइम ही नोट प्राइम तब से हुआ है? हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम लोग बस प्राइम और नोट प्राइम कहो कि अच्छे से लॉजिक को ज़्यादा हट किया है। हुआ क्या नहीं है, किस तरीके का एप्लीकेशन नहीं बनवाया गया है, तब एक एक्सप्लोर करिएगा तब ना। एक्सप्लोर करना किसका काम है? आज मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ दानिश के, उसके बारे में, शशांक पाइथन। उसको थोड़ा सा बताए हैं बेसिक, लेकिन वो अभी अपने आप से सब कुछ बना ले रहा है, बहुत बड़ा लेवल के प्लान कर रहा है। वैसा बच्चा ना आगे जाकर के 14-15 लाख के, उससे भी ज़्यादा के पैकेज पे जाएगा। हैं ए बताते हैं तो बी सी डी ई एफ अपने कर लेता है। तो आप लोग ऐसा कब बनिएगा बताइए? आप लोग तो बदकही से कहीं फुर्सत नहीं मिलता है। चलिए, एजैक्स का थोड़ा सा पहले डेफिनेशन दिखाते हैं, इसके बाद आगे प्रैक्टिकल कराएंगे। देखो एजैक्स में मैंने एक नोट्स बना के लाया आपके लिए। स्क्रीन शेयर हो गया होगा, मैं पढ़ता हूँ थोड़ा, इसके बाद आपको सिंपल भाषा में इसे समझाऊंगा भी। इंट्रोडक्शन ये कहता है कि दिस डेज मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशंस आर यूजिंग एजैक्स concepts to create better and more responsive application. Ajax reduces the traffic between client and server and also makes the response time faster, which directly increases the performance of an application. ठीक है, अभी मैं एक बार सारे पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, फिर सिंपली इसको समझाऊंगा, फिर आप लोग से पूछूंगा भी कि आपने एजैक्स के बारे में क्या समझा। नेक्स्ट पैराग्राफ ये कहता है व्हाट इज एजैक्स। एजैक्स का फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, इज अ डेवलपमेंट टेक्निक यूज टू क्रिएट इंटरैक्टिव एप्लीकेशन और रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। एजैक्स यूजेज ए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज टुगेदर इंक्लूडिंग XHTML, जिसे डायनेमिक HTML भी कहा जाता है, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, ETC, इतने सारे टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है एजैक्स के अंदर। विद एजैक्स वेब एप्लीकेशंस कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम द सर्वर असिंक्रोनसली, मतलब कंटिन्यूअसली, इन द बैकग्राउंड विदाउट रिलोडिंग द इंटायर वेब ब्राउजर। ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अभी आप लोगों ने इसके पहले इज पोस्ट बैक और इज नॉट पोस्ट बैक को समझने की कोशिश किया था। उसमें आपने क्या देखा था कि अगर आपको ग्रिड के किसी एक्शन को अपडेट करना है तो उसके लिए पूरी पेज को आपको सर्वर पे पोस्ट बैक करना हो रहा था। यस या नो मधु? अगर मुझे सिर्फ ग्रिड यस का सर। एडिट बटन को परफॉर्म करना है तो उसके लिए पूरे पेज को सर्वर पे लेके जाना पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था?
यस सर। अननेसेसरली सारी पेजेस सर्वर पे लोड हो रहा था। आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन IIS सर्वर के लिए बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। समझ गए बात को? तो एजैक्स ने इस ड्रॉबैक को ओवरकम किया। एजैक्स ने क्या कहा कि रेदर देन सेंडिंग कंप्लीट पेज टू द सर्वर, इट विल सेंड ओनली द डिजायर्ड प्लेस ऑफ दैट पेज। डिजायर्ड प्लेस ऑफ दैट पेज का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई वेब फॉर्म बना रहे हो, कोई वेब पेज बना रहे हो, तो उसमें कई सारे कंट्रोल्स हैं। अब उस कंट्रोल्स में से किसी एक ही कंट्रोल को आपको सर्वर से कम्युनिकेट कराना है ऑन योर डिमांड। मान के चलिए आपने बटन कंट्रोल भी रखा हुआ है, लेवल भी रखा हुआ है, ग्रिड भी रखा हुआ है, कई सारे कंट्रोल्स आपने पेज पे रख दिए हैं। अब उसमें से सिर्फ आपको लेवल को ही रीलोड करना है, बाकी सारे कंट्रोल्स और पेजेस को सर्वर पे ले करके नहीं जाना है। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो जहाँ पे सारा पेज कंप्लीट पेज सर्वर पे जा रहा था फॉर परफॉर्मिंग ओनली ए सिंगल थिंग, वहाँ पे सिर्फ उसी सिंगल थिंग का प्लेस जाएगा सर्वर के पास जिसे आप अपडेट करना चाह रहे थे। तो जहाँ पूरा पेज सर्वर पे जा रहा था, अब उस पेज का पार्ट जाएगा, पार्ट ऑफ दैट प्लेस जाएगा। तो फास्ट कौन काम करेगा? फास्ट कम्युनिकेशन कौन करेगा? जो पार्ट ऑफ द प्लेस जाएगा, पूरा पेज ना जाएगा, पार्ट ऑफ द प्लेस जाएगा, वही ज़्यादा फास्ट काम करेगा ना। तो एजैक्स करता क्या है कि रेदर देन सेंडिंग कंप्लीट पेज टू द सर्वर, इट विल सेंड ओनली द पर्टिकुलर स्पेस ऑफ द पेज जो यूज़र की या क्लाइंट की डिमांड की है। उससे होता क्या है कि एक तो टाइमिंग कम लगा, मेमोरी कम लगा और परफॉर्मेंस बढ़ा। इसीलिए एजैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका समरी पॉइंट यही है कि एजैक्स इज एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। इट इज यूज्ड टू रिफ्रेश पर्टिकुलर स्पेस ऑफ दैट पेज। आप लोग कहीं लिख सकते हो कॉपी में। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? रिड्यूसेस द ट्रैफिक ट्रैवल्स बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ऑब्वियस ही बात है कि जब ये पूरा पेज को लेकर के नहीं जाएगा तो ट्रैफिक भी कम लगेगा। जहाँ पे 10 गाड़ियाँ जा रही थी एक रोड पे, अब एक गाड़ी जाएगी तो फास्ट स्पीड से जाएगी कि नहीं जाएगी? एक साथ अगर 100 ट्रक को आगे पीछे लगा दो और उसके साथ अपनी गाड़ी को लेके जाओ तो भाई ट्रक निकलेगी, रास्ता बचेगी आपके लिए, तभी तो आपकी गाड़ी पास होगी। अब यहाँ पे पूरी रोड खाली करवा दिया गया, भाई पूरी गाड़ी नहीं जाएगी, सिर्फ आपकी कार या बाइक जाएगी। कितने फास्ट स्पीड में आप लेके जा सकते हो? जाइए आराम से। वही बात है इसका भी। क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन कर रहे हो, इट मीन्स कि ट्रैफिक भी है वहाँ पे। कम्युनिकेशन की जब भी बात आती है तो बीच में ट्रैफिक भी होता है, क्योंकि आप चीज़ों को ले करके जा रहे हैं, फिर ले करके आ रहे हैं। HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है और सर्वर से रिस्पॉन्ड क्लाइंट के पास आ रही है। तो जब ये रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पॉन्ड आ रही है, तो इसके बीच में काफ़ी ट्रैफिक है, क्योंकि आपके लिए एक छोटा सा पेज होगा, लेकिन सर्वर के लिए क्या है, वो तो बिट बाइट में पूरा मेजर करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि एजैक्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपका ट्रैफिक जो है वो कम हो जाएगा। नो क्रॉस ब्राउज़र पेन, ब्राउज़र को बार बार क्रॉस चेकिंग नहीं करना पड़ेगा, रीलोडिंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। बेटर इंटरेक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स तो होगा ही, अच्छा रिस्पॉन्स होगा। विद एजैक्स सेवरल मल्टीपर्पज एप्लीकेशन एंड फीचर्स कैन बी हैंडल यूजिंग ए सिंगल वेब पेज। इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को भी एक सिंगल पेज से यूजिंग एजैक्स आप हैंडल कर सकते हो विद मिनिमम रिक्वेस्ट। डिसएडवांटेज क्या है कि सर्च इंजन लाइक गूगल विदाउट वुड नॉट बी एबल टू इंडेक्स एन एजैक्स एप्लीकेशन। एक्चुअली क्या है ना कि जैसे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम सुने होंगे, SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस टेक्निक का बेसिकली यूज़ कहाँ पे किया जाता है कि आप अपनी पेज को अगर टॉप 10 में लाना चाहते हो, ताकि कोई भी अगर सर्च करे तो वो टॉप 10 में आना चाहिए। ठीक है, यूज़र के सर्च में आना चाहिए। तो एजैक्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने किसी पेज के प्लेस पे एजैक्स लगा रखा है तो वो प्लेस सर्च इंजन में उस तरीके से नहीं आएगा जैसे बाकी सारी कंटेंट सर्च इंजन में आ जाती है। इसका एक मेन ड्रॉबैक ये है कि एजैक्स का जो पार्ट है वो तो रिफ्रेश होता रहेगा, हर बार क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन करता रहेगा। तो सर्च इंजन पे कैसे आएगा? सर्च इंजन पे तो वही आएगा ना जो चीज़ स्टेबल है।
यानी जब आप चाह रहे हो तभी वो आ रहा है। जो स्टेबल है, कुछ देर के लिए स्टेबल है ना, जैसे जो एजैक्स के बाहरी की चीज़ें हैं वो स्टेबल है, तो वो सब चीज़ें सर्च इंजन पे आएगी। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है इसका, और कोई डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी का, हर एक टेक्निक का जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट बनता है। तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है कि अगर आप एजैक्स को यूज़ करते हो, इसे आप इंटरव्यू क्वेश्चन में ऐड कर लेना। मैं कोशिश करूँगा कि इसे क्वेश्चंस को अपलोड भी कर दूँ। नेगेटिव इसका एस्पेक्ट यही है कि अगर आप एजैक्स लगाते हो तो उस पर्टिकुलर स्पेस ऑफ द पेज पे जहाँ पे आपने एजैक्स लगाया है, उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ द पेज को आप गूगल सर्च इंजन के लिए एक्टिव नहीं कर सकते हो। समझ में आया बात? सेकेंड डिसएडवांटेज ये क्या कह रहा है कि इट इज़ टोटली बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट कोड। एजैक्स जो होता है वो पूरी जावास्क्रिप्ट के कोड ही एक तरह से है। इफ़ एनी यूजर डिसेबल जेएस इन द ब्राउज़र इट वोंट वर्क। अगर आप अपनी ब्राउज़र का जेएस यानी जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देते हो तो एजैक्स जो है अपनी फंक्शनैलिटी को रिफ्रेश नहीं कर पाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये सब पॉइंट याद करने का पॉइंट है, क्योंकि एजैक्स का ड्रॉबैक भी पूछा जाता है। एजैक्स आपके ब्राउज़र के हिसाब से चलता है, ब्राउज़र की जो भी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। द सर्वर इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी एक्सेस विद इन एजैक्स। एजैक्स के थ्रू आप सर्वर की काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन आपका सर्वर के साथ नहीं है, क्योंकि एजैक्स मेथडोलॉजी आपका क्लाइंट पे ही काम करता है। क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, अलग बात है, लेकिन सर्वर के साथ डायरेक्ट ऐसा कोई इसका एक्सेसिंग नहीं है। सिक्योरिटी लेस इन एजैक्स। ऑब्वियस सी बात है कि अब ये क्लाइंट साइड पर अगर वर्क करेगा तो सिक्योरिटी तो थोड़ा कम रहेगा ही। कोई भी जावास्क्रिप्ट की चीज़ें जब हम लोग क्लाइंट पे यूज करते हैं तो सिक्योरिटी थोड़ा कम ही होता है। सर्वर पे रखते तभी तो सिक्योर माना जाता है। अदरवाइज अगर सारा चीज़ जावास्क्रिप्ट से हो ही रहा था, रिएक्ट से हो ही रहा था, तो प्रोजेक्ट में सिर्फ जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट ही नहीं चलता, तो बाद में ASP.NET कोर और ASP.NET को लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं? ताकि सर्वर जो चीज़ें, जो सिक्योरिटी की चीज़ें हैं उसे उसके अंदर डेवलप किया जाए। समझे बात को? तो एजैक्स की ये कहानी है। समरी पॉइंट क्या निकल करके आया कि एजैक्स इज अ टेक्निक विच इज यूज टू रिफ्रेश पर्टिकुलर स्पेस ऑफ द पेज। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सिंपल पॉइंट। एजैक्स इज यूज टू रिफ्रेश पर्टिकुलर स्पेस ऑफ द पेज रेदर दैन, ठीक है, बस इतना लिखिए, ठीक है। इट इज यूज टू रिफ्रेश पर्टिकुलर स्पेस ऑफ द पेज, और रिफ्रेश और रीलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी रीलोड करने का मतलब पोस्ट बैक, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि परफॉर्मेंस बढ़ गया, ट्रैफिक रिड्यूस हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। और डिसएडवांटेज में ये है कि सर्च इंजन में ये नहीं आएगा एजैक्स के अंदर की पार्ट्स। और क्या डिसएडवांटेज है कि लेस सिक्योरिटी है इसके अंदर, चूँकि ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है तो क्लाइंट पे वर्क करेगा, और ब्राउज़र को अगर आप जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर देते हो ब्राउज़र में जा करके तो एजैक्स की परफॉर्मिंग जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा, और तभी रख पाइएगा जब आप इसको शौक से पढ़िएगा, इंटरेस्ट से पढ़िएगा, तभी माइंड में रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस पर कुछ प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाते हैं कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक है। एक दो एग्जांपल लेते हैं एजैक्स पे। उसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ। लेट्स ओपन विजुअल स्टूडियो, और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ASP.NET वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका नाम देते हैं एजैक्स इन ASP.NET। मैं भी एक लेवल पे टाइम दिखाऊंगा, और इसके बाद मैंने बोला था कि ऐड रोटेटर कंट्रोल, जिससे हमने एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाए थे फर्स्ट सेकंड क्लास में, तो उसे मैं टाइमर से रोटेट करवाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे रिफ़्रेश ना करना पड़े पेज को, रीलोड ना करना पड़े, टाइमर से ही सारा काम होना चाहिए।
क्योंकि जब मैं एडिटर बनाया था तब मैं वहाँ पर रीलोड करने के लिए बार बार पेज इमेज को लाने के लिए क्या करता था, रीलोड करता था। तो यहाँ से एक पेज ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू आइटम। यहाँ से एक वेब फॉर्म ऐड कर लिया। और सबसे पहले आपको एक स्क्रिप्ट मैनेजर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मैनेजर, ये जो स्क्रिप्ट मैनेजर होता है ना आपका ASP.NET के एजाक्स एक्सटेंशन टूलबॉक्स के अंदर होता है। इसे उठा करके एज अ नेम स्पेस आप यहाँ पे छोड़ दो टॉप लेवल पे। आप इसे फॉर्म के अंदर डिव के अंदर भी रख सकते हो। आप यहाँ पे कट करके यहाँ पे रख दीजिए, मतलब कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में यही है, स्क्रिप्ट मैनेजर वर्क लाइक अ नेम स्पेस, क्योंकि जब तक आप स्क्रिप्ट मैनेजर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके नहीं रखोगे तो इसके अंदर की जो फंक्शंस हैं उससे आप यूज में नहीं ले सकते। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रखना है, एक ब्रेक लाइन डाल देते हैं और यहाँ पे अपडेट पैनल को रख देते हैं। लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप अपडेट पैनल। ये क्या है कि अपडेट पैनल मान के चलिए एक नॉर्मल पैनल की तरह है, एक कंटेनर है। इसका नाम अपडेट पैनल इसलिए पड़ा क्योंकि यही अपने कंटेंटेड कंट्रोल को अपडेट करने में आपको हेल्प करेगा। इस अपडेट पैनल के अंदर आपको क्या करना है कि लेबल कंट्रोल को प्लेस कर देना है। और लेबल कंट्रोल को प्लेस करने के लिए आप इसकी डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। दिस इज स्क्रिप्ट मैनेजर कंट्रोल जो आपको ऊपर में दिख रहा है, उसके नीचे ये देखिए अपडेट पैनल है। और ये अपडेट पैनल को आपको वहीं पे रखना है, आप अपने हिसाब से जहाँ पे रखना चाहते रख सकते हो। इसके अंदर मैं लेबल एक कंट्रोल ऐड कर रहा हूँ। लेट्स ऐड अ लेबल कंट्रोल्स ऑन विच आई वांट टू डिस्प्ले टाइम। ठीक है, तो अब ये मैं क्या किया, अभी लेबल में वापस ले लेता हूँ, उठा के रख दिया लेबल। जब मैं लेबल को उठा के रखा यहाँ पे तो देखिएगा इसके अंदर कुछ हुआ होगा। बिल्कुल इसके अंदर एक कंटेंट टेम्पलेट बन करके आ रहा है जो कि पहले नहीं था। ये कंटेंट टेम्पलेट ये कहता है कि अपडेट पैनल का चाइल्ड टैग है, यानी इसी के अंदर जो कंट्रोल होगा वही जो होगा वो अपडेटेबल कंट्रोल कहलाएगा। अब इसमें जो भी अगर आपको लेबल की फ़ॉन्ट साइज़ घटानी बढ़ानी है आप यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ घटा बढ़ा सकते हो, वो सारा कुछ कर सकते हो जो आप नॉर्मल लेवल कंट्रोल के साथ करते हो। ये नॉर्मल लेवल ही कंट्रोल है, बट ये है कि ये एजाक्स अपडेट पैनल के अंदर है और एक लेबल में बाहर रखूँगा और ये बताऊँगा कि दोनों लेबल पे क्या अंतर है। ठीक है, सेम एक लेबल मैं कंटेंट टेम्पलेट यानी अपडेट पैनल से बाहर रख देता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, आई एम लेबल कंट्रोल आउटसाइड ऑफ अपडेट पैनल। और ये जो लेबल है वो है इनसाइड ऑफ अपडेट पैनल, यानी जो भी अपडेट पैनल के अंदर कंट्रोल होगा वही एजाक्स के अंदर आएगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एक टाइम लेना है, टाइमर कंट्रोल लेना है। तो टाइमर कंट्रोल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टाइमर कंट्रोल को प्लेस कर देता हूँ। लेट्स सर्च दिस, और ये रहा टाइमर। और इस टाइमर को उठा करके आपको यहाँ पे रख देना है और रखने के बाद सिंपल आपको इस टाइम पे एक बार जस्ट क्लिक कर देना, डबल क्लिक। उससे क्या होगा कि इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। इसके अंदर कोई कोडिंग वगैरह नहीं करना, बस आपको डबल क्लिक करके उसकी इवेंट को जनरेट कर देना है। हैंडल कौन करेगा इसका इवेंट, तो ट्रिगर हैंडल करेगा। ठीक है, वो ट्रिगर कैसे हैंडल करेगा, क्या वही ट्रिगर जो हम लोग एसक्यूएल में पढ़े हैं, तो काम तो कुछ वैसा ही करता है
क्योंकि हम लोग जो एसक्यूएल में ट्रिगर पढ़े हैं उसके बारे में क्या पढ़े थे कि जब भी कोई इंसिडेंट टेबल के अंदर होता है, यानी टेबल के अंदर रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो या टेबल के अंदर के रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो, कोई भी इंसिडेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो ट्रिगर फायर होता है। सेम उसी प्रकार से अगर ये टाइमर का टिक इवेंट जनरेट होता है तो हर सेकंड में इसकी इंटरवल हम पास कर रहे हैं, चूँकि 1000 मिली सेकेंड बराबर होता है 1 सेकंड। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल अभी इसकी इंटरवल जो है ना वो मिनट में पास कर रहा हूँ। यहाँ पे इसके टाइमर कंट्रोल के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है इंटरवल, इसमें मैं डाल रहा हूँ 60। इसको मैं कम बेसी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको करना होगा, क्योंकि टिक इवेंट आपने जनरेट तो किया, हैंडल तो किया ही नहीं आपने, तो हैंडल करने के लिए आपको यहीं पे सोर्स पेज पे ही आपको एक ट्रिगर ऐड करना होगा। अपडेट पैनल के अंदर कंटेंट टेम्पलेट के बाहर एक ट्रिगर ऐड किया, यहाँ से TRI ऐसे करके ट्रिगर आ गया। अब इसके अंदर आपको एक टैग को कॉल करना होगा जिसका नाम है असिंग पोस्ट बैक ट्रिगर, यानी जब जब टिक इवेंट जनरेट होगा, जब जब टिक इवेंट एक्टिव होगा, ये क्या ट्रिगर फायर होगा, टिक इवेंट को हैंडल करेगा। असिंग पोस्ट बैक ट्रिगर, और यहाँ पे क्या लिखना है, कंट्रोल ID, और इसमें डाल देना है टाइमर की ID, यानी ये ट्रिगर किसको कंट्रोल करेगा, टाइमर को। अब अगर टाइमर की ID टाइमर 2 होता तो फिर मैं यहाँ पे टाइमर 2 पास करता। अब इवेंट का नेम आपको शाइन करना होगा यहाँ पे, तो इवेंट का नेम यहाँ से क्या जनरेट होकर के आया है, टिक इवेंट। टाइमर 1 तो नाम है बट टिक इवेंट का नाम है, उसको कॉपी करके आप यहाँ पे सिंपल ऐसे पेस्ट कर देना। तो ये लाइन क्या कर रहा है कि जब जब आपका टाइम का इंटरवल चलेगा ये ट्रिगर फायर होगा, और उसी हिसाब से आपका लेवल के ऊपर इसकी टाइम डिस्प्ले होगा। तो लेवल के ऊपर टाइम अभी तक तुमने डिस्प्ले कराया ही नहीं है, तो उसे हमें कहाँ पे, पेज लोड पे लेकर जाना पड़ेगा, और लेवल पे, दोनों लेवल पे टाइम दिखा देता हूँ। एक कंटेंट टेम्पलेट का बाहर है उस पर भी, और जो अंदर है उस पर भी। तभी मैं अंदर वाला पे लिखा, टाइम दिखाने के लिए क्या करते हैं, अगर मुझे डेट एंड टाइम दोनों दिखाना हो तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट, बताइए मधु, सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। वाह जी, आ जाएगा इससे, डॉट सिर्फ बस वो डेट एंड टाइम चाहिए तो, है ना, हो जाएगा ना मधु, डेट टाइम डॉट नाउ। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत डॉट टू स्ट्रिंग, नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। बोलो क्यों, क्योंकि टैग्स स्ट्रिंग को समझता है। यस या नो, टाइप कास्टिंग में तो दिक्कत नहीं ना होता आप लोग को, मेहनत कम करते हो आप लोग जी, आप लोग कोडरिंग के लायक बने ही नहीं हो। हम देखो किसी तरह से घिस पीट के नौकरी आप लोग के लग जाए, टिक जाओगे 1 साल तो किसी तरह से कर ही लोगे, टिकना सबसे बड़ी बात है। चलिए, मेहनत बहुत ज़्यादा होना चाहिए, 1/10 के होना चाहिए परफॉर्मेंस उस हिसाब से। एक बार क्लास लिया तो उसको 10 बार प्रैक्टिस करो। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी आप लोग हो जाते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। कोडर का लक्षण यही होना चाहिए कि कम से कम लैपटॉप के साथ हमेशा कनेक्टेड रहो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए इसको देखते हैं, जा रहा हमारा टाइम क्या दिख रहा है, एजेक्स क्या काम कर रहा है यहाँ पे, नहीं कर रहा। क्योंकि अगर एजेक्स काम करेगा तो लेवल 1 की टाइमिंग जो होगा वो अपडेट होकर दिखेगा, और लेवल 2 का टाइम बस दिखेगा लेकिन वो अपडेट नहीं होगा। आप लोग देख रहे हो कुछ, जैसे ये 60 सेकंड होगा ना, इसका 1 मिनट बढ़ जाएगा, समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब क्या है कि जी हमने जब लोड किया, माइक को म्यूट कर लीजिएगा, कुत्ते की आवाज़ आ रही है, लगता है मधु के माइक से आ रही है। देखिए यहाँ पे
ये डेट एंड टाइम शो कर रहा है। और सबसे मज़े की बात क्या है कि ये जो हमारा टाइम दिख रहा है ये कंटेंट टेम्पलेट के बाहर है, और ये जो टाइम है वो कंटेंट टेम्पलेट के अंदर है। यानी क्या इसे बार बार चेंज होने के लिए हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है। मज़ेदार बात यह है कि ये तो अपने आप रिफ्रेश हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। हो रहा है अपने आप रिफ्रेश। एजैक्स लगा हुआ है यहाँ पे नहीं लगा एजैक्स। तो अगर आप चाहते हो कि ये भी चेंज हो, जैसे ये 42 से 43 हो गया ना जी, और इसके बाद 44 भी हो जाएगा, लेकिन ये तो 42 की 42 ही रहा, इसमें तो नहीं बढ़ रहा है, तो 44 हो गया, तो 42 की 42 ही रहा। ये कब बढ़ेगा? जिससे इसे हम जब भेजेंगे पेज को सर्वर पर रिलोड करेंगे, यानी बाय फोर्सफुली इसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर रिलोड करते हो, तब देखिएगा इसका टाइम एकदम से बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, यस 44 हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप रिफ्रेश हो रहा है, सिर्फ उतना ही प्लेस को इस सर्वर पे भेज रहा है, इसको नहीं भेज रहा है। क्योंकि अगर इसे भेजता, पूरा पेज को अगर सर्वर पे भेजता तो ये भी चेंज होता। यस या नो अमित, फिरोज? तो एजैक्स ने सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्पेस को सर्वर पर भेजने का काम किया है, समझ गए? rather than sending complete page to the server, Ajax sending only that particular space of that page। एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब इसी चीज़ को ऐड रोटेटर के साथ जोड़ना है, ठीक है? मैं देखता हूँ आप लोग को ऐड रोटेटर वाला प्रोग्राम कहाँ पे है। सबसे पहले इसकी कॉपी बना लूँ, उसी में बस टाइमर लगा देना है। यहाँ से हमने किया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ से आपके लिए रख दिया मैंने। ये हो गया। कोड बिहाइंड का भी रख देते हैं। अब मैं देखता हूँ हमारा एडोटर कंट्रोल कहीं आपके फोल्डर में बना ज़रूर होगा, जो हमने आपके लिए फोल्डर बनाया था, ASP.NET वेब डेवलपमेंट। फोल्डर का नाम क्या था मधु, याद है आपको? ASP.NET 9 to 10, यही ये लगता है 30 बार ना, ये ना कुछ और नाम होगा। 11 जनवरी से चल रहा है क्या ASP.NET? कब से चल रहा है आप लोग को याद है कुछ जी? अमित बताते हैं, देख कर याद तो नहीं है, बट मेल चेक कर लेते हैं। बताओ तो जरा। 11 जनवरी ASP.NET वेब एप्लीकेशन, हमको लगता है यही है, यही होगा। अब इसमें ऐड रोटेटर हमने कहाँ करवाया था, मुझे देखना ही पड़ेगा। मल्टी व्यू कराया है 6/4 को। मल्टी व्यू से पहले करवाए थे। 6/4 से पहले 4/4 देखना पड़ेगा ना। 16 जनवरी यही से है लगता है, स्टार्ट हुआ। यही है ना। इसी में फ़ोटो तो लिए हैं, इसी में यही है। देख लेते हैं ओपन करके, क्योंकि फ़ोटो तो उसी में मल्टीपल दिख रहा है, वही होना चाहिए। ऐड रोटेटर का एग्जांपल। अच्छा देख लेते हैं, XML फाइल से पता चल जाएगा कि XML फाइल है इसमें। हाँ है, यही है। उससे क्या होगा ना, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा ना, मुझे दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा। ऐसे फिर से ऐड रोटेटर कंट्रोल लो, फिर वो सब सारा चीज़ डिफाइन करो। मुझे इसमें बस एजैक्स लगाना है। ये लास्ट टाइम जब मैंने किया था ऐड रोटेटर, तो इसमें क्या करना पड़ रहा था कि हर बार पेज को रीलोड करना पड़ रहा था, तब जा कर के इमेज डिस्प्ले होता था। एक इसमें प्रॉब्लम है क्या जी, कुछ नोगट पे कहते हैं सॉल्यूशन इज़ नॉट शेप। अच्छा एक बार इसको खोलना पड़ेगा एज ए वेबसाइट। अब रन कराते हैं। एक बार फिर से वेब फॉर्म को सिलेक्ट करके रन कराना पड़ेगा। हाँ ठीक।
यही था। अब इसी को हम रिलोड करेंगे तो फ़ोटो चेंज होगा, है ना, यही था। अब हम चाहते हैं कि ये फ़ोटो जो है ना ऑटोमेटिक चेंज हो, ऑटोमेटिक हो, मतलब मैं इसमें हाथ न लगाऊं, ये अपने आप चेंज होना चाहिए। क्या करिएगा, ये ऐड ऑर्डर कंट्रोल को अपडेट पैनल के अंदर प्लेस कर दीजिए। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, स्क्रिप्ट मैनेजर रखना है, स्क्रिप्ट मैनेजर उठा के रख दिया यहाँ पे, और इसके बाद अपडेट पैनल यहाँ पे उठाओ, यहाँ पे अपडेट पैनल उठा दो यहाँ से, और अपडेट पैनल के अंदर कंटेंट टेम्पलेट के अंदर कंटेंट टेम्पलेट यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके अंदर इसे उठा के बस खाली रख देना है। समझ रहे आप लोग। ट्रिगर वगैरह भी कॉल करना पड़ेगा, टाइमर भी लेना पड़ेगा, और टाइमर का टिक भी करना पड़ेगा। बड़े टिक इधर हो गया, चलो कोई बात नहीं, टिक तब भी वो काम कर जाएगा। और इसके बाद असिंक पोस्टबैक ट्रिगर चाहिए, तो असिंक पोस्टबैक ट्रिगर के लिए हमें कंटेंट टेम्पलेट से बाहर एक ट्रिगर एट्रीब्यूट्स लेना पड़ेगा, ट्रिगर टैग्स, और इसके अंदर असिंक पोस्टबैक ट्रिगर, और कंट्रोल आईडी में डालना पड़ेगा टाइमर 1 जो अभी डाल के आपको दिखाया था, और इवेंट नेम में लिखना पड़ेगा टिक। टिक इवेंट है, चलिए ठीक है। और इंटरवल सेट कर देते हैं टाइमर का, वही इंटरवल 60 डाल देते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा ये पेज जो है, यानी फ़ोटो जो है अपने आप ही चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एजेक्स लगा दिया मैंने इसमें, बहुत ज़्यादा स्पीड फास्ट है, मैं थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ। थोड़ा सा लो ज़्यादा हो गया, 360। वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अब ये रुकेगा नहीं, हाँ इसके बाद बाकी अगर एक और मैं रखता ना इसी तरीके का ऐड रोटेटर कंट्रोल, तो वो रुका रहता, वो जब आप पेज रिलोड करते तब सर्वर पे जाता और एक्शन परफॉर्म करता। लेकिन एजैक्स क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर स्पेस ऑफ द पेज को बार बार पे सर्वर पे भेजने का काम कर रहा है। अब आप लोग क्लियर हो गया होगा। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं एजैक्स को यूज़ करके, जिसे आप अपनी वेबसाइट्स के लिए कर सकते हैं। जैसे कई बार आप लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट को चाहते हो कि भाई लोड हो, है ना, या फिर आप चाहते हो ग्रिड को कि उसके पर्टिकुलर स्पेस, जैसे मान के चलो क्या है, हमने एक कन्वर्टर कैलकुलेटर बनाने के लिए दिया था स्टॉक प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ग्रिड में, उसके अंदर भी आप एजैक्स लगा करके उसकी कैलकुलेशंस को आप कर सकते हैं। बट उतना दिमाग लगाइएगा तब ना, आप लोग दिमागी तो नहीं लगाते हो, है ना। कोडर का मतलब है कि खुद का भी लॉजिक लगना चाहिए, ये नहीं कि सर ने जो लेक्चर दिया बस उसी लेक्चर पे बस घिसे पीटे जिसी तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लिया काम ख़त्म हो गया। नो, आपको अपनी लॉजिक भी लगाना होगा, तभी आप अच्छे डेवलपर, अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। और नहीं तो ऐसे ही झोला टांग कर जो है घूमते रहो आराम से, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लॉजिकल कब बनिएगा आप लोग, एक्सप्लोर कब करिएगा चीज़ों को, कि सर ने अगर एक तरीके से बताया तो मुझे 10 तरीके से उस चीज़ को करना है। कभी ऐसा दिमाग में नहीं आता आप लोग के बाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं तो कि बस एक ही चीज़ कर करके असाइनमेंट ख़त्म हो गया। बताओ, करना चाहिए, बट करेंगे तब ना, करना ही नहीं चाहते हैं आप लोग, पता नहीं क्या हो गया है, मेहनत ही नहीं करना है। चलिए ये दोनों एग्जाम्पल विद नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और इसकी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, और एक दो एग्जाम्पल कम से कम एक दो एग्जाम्पल खुद से भी करने की कोशिश करोगे। चलो इसे PDF बना के मैं भेजता हूँ, और इसके बाद फिर SP रोड में क्लास ख़त्म। आप लोग प्रोजेक्ट वगैरह बनाओ, अच्छा से खूब बढ़िया से बनाओ। और सर, हाँ
एक बोले थे वो जो ग्रिड व्यू पर इवल फंक्शन का यूज करके डिलीट अपडेट वाला, वो हम लोग को बताएंगे। आपको आता नहीं है क्या? आपने नहीं। बनाया तो था, लैब में मेरे से पूछे भी हैं कई बार। आप बनाया था तो हमने बोला समझा था देंगे आज आपको, लैब में ही समझा देंगे उसको कैसे होता है, क्योंकि कोड आप रन करवा चुके हैं और मैंने एक बार समझाया भी है उसे। उसमें देखो हाँ, इवेल but का जो समझ में नहीं फंक्शन, आया था। कोई नहीं, आप लोड मत लीजिए ज़्यादा ना। उसमें इवेल का फंक्शन है, देखो ग्रिड को कई तरीके से बाउंड करते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा ग्रिड के अंदर टेम्पलेट फील्ड है, उसके अंदर आइटम टेम्पलेट है, बाउंड फील्ड लगा हुआ है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आइटम टेम्पलेट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है। आपने कभी ये भी देखा होगा कि आइटम टेम्पलेट के अंदर लेबल लगा हुआ है। कभी आपने ये भी देखा होगा कि आइटम टेम्पलेट के अंदर कोई और एडिटर लगा हुआ है। तो वो तो अलग अलग तरीके से बाइंडिंग होता है। अब बात आ गया कि इवेल फंक्शन का क्या काम है। तो अभी हाल फिलहाल में जब फॉर्म भी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि जब मैं विजार्ड के थ्रू कनेक्टिविटी किया था फॉर्म व्यू को, तो ऑटोमेटिक ही इवेल की फंक्शनैलिटी को रिकॉल कर रहा था। अब इवेल एक फंक्शन है जिसको आप हैश के साथ डिफाइन करते हैं, और उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर पास होता है डबल कोट के अंदर, वो वही पैरामीटर पास होता है जो आपके टेबल के कॉलम का नेम होते हैं। समझ गए? और अगर ग्रिड आपने उस तरीके से बनाना है एडिट अपडेट डिलीट, तो उसके अंदर रो एडिटिंग, रो अपडेटिंग, रो डिलीटिंग के एक्शन इवेंट को फायर किया जाता है और उसको हैंडल किया जाता है। बाकी रो एडिटिंग में एडिट इंडेक्स इक्वल टू 1 कर देते हैं, न्यू एडिट इंडेक्स कर देते हैं, और कैंसिल पे वही -1 से उसको असाइन कर देते हैं। अपडेट करना हो तो एसक्यूएल कमांड अपडेट चला देते हैं, डिलीट करना हो तो एसक्यूएल कमांड डिलीट चला देते हैं। उसके अंदर एक फाइंड कंट्रोल होता है जिसका काम है रो वाइज डेटा को फाइंड करना, जिसे बबल इवेंट भी कहते हैं। चूँकि एक ग्रिड एक कंट्रोल है, एक पेरेंट कंट्रोल है, उसके अंदर अगर आप लेबल लेते हो, टेक्स्ट बॉक्स लेते हो, बटन लेते हो, तो उसके अंदर का कंट्रोल हो जाता है। सिर्फ लेबल, बटन और टेक्स्ट बॉक्स नहीं ले सकते हैं, ग्रिड के अंदर चेक बॉक्स भी लगा सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लगा सकते हैं। बट ऐसा कभी आप लोग सोचते नहीं हो। सर ने एक टेक्स्ट बॉक्स लेके बता दिया तो लगता है सिर्फ ग्रिड में टेक्स्ट बॉक्स ही होता होगा। वो क्या है, जस्ट एक एग्जाम्पल दिया गया कि आप ग्रिड के अंदर फाइल अपलोड लेके काम करिए, ग्रिड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लेके काम करिए, तो आपको खुद भी तो होना चाहिए कि ग्रिड के अंदर क्या टेक्स्ट बॉक्स सर ने लिया तो क्या चेक बॉक्स भी लग सकता है क्या, रेडियो बटन भी लग सकता है क्या, हैं बताओ, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी लग सकता है क्या। ये चीज़ें आपको अपने आप से सवाल करना है, और जब ऐसे सवाल आने लग जाएंगे तो फिर आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट में डेवलप किया जाता है। और वेब एपीआई पे भी बोले थे कि हम बता देंगे। वेब सर्विस अभी क्या है कि वेब सर्विस थोड़ा बहुत किए हो क्या अमित? नहीं, बस जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन और डिफाइन किए थे बस वही कुछ है। अच्छा ठीक है, वेब सर्विस का वो सैटरडे वाला क्लास रखते हैं जिसमें वेब सर्विस के थ्रू कम्युनिकेट करके दिखाया जाएगा। वही वेब एपीआई का जो पहले का वर्जन है वो वेब सर्विस है। वेब एपीआई से तो आपको एमबीसी में करके दिखाया ही था मैंने। हाँ, इसमें भी वो बोले थे कि करवा देंगे। हाँ, तो में तो आप करोगे नहीं खुद से, सेम तरीके से हो जाएगा। आपको ट्राई करना है, अगर कहिएगा तो वेब सर्विस इसमें भी दिखा देंगे, लेकिन वेब सर्विस अब आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, इसमें डॉटनेट में भी यूज नहीं होता है। अरे पुराने प्रोजेक्ट पे तो यूज हो ही रहा है। अब जैसे मान के चलिए कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें वो लोग वेब सर्विस का डिमांड नहीं करेगा, वो सीधे वेब एपीआई का डिमांड करेगा। तो आप लोग ये कोशिश करो कि ASP.NET को यूजिंग वेब एपीआई आप डेटाबेस से कनेक्ट करने की कोशिश करो। मैंने भी टास्क दिया हुआ तो है सबको, ये सब बताना नहीं है, अब आपको करना है। ठीक है, ये सब डेवलप करिए। आप लोग इतना पता होना चाहिए कि वेब सर्विस और एपीआई क्या है। जस्ट एक सर्विस है, जस्ट एक सर्विस है जिसका काम क्या है कि भाई किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट के टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। अब जावास्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट का तो नहीं है ना। जावास्क्रिप्ट को अगर जोड़ना हो, रिएक्ट को अगर जोड़ना हो, तो उसके लिए वेब एपीआई यूज़ किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वेब एपीआई भी आपको जेसन को समझता है और रिएक्ट भी जेसन को समझता है। वेब एपीआई का जेसन ASP.NET MVC में भी समझा जाता है और वेब एपीआई के जेसन को ASP.NET में भी समझा जाता है।
ठीक है, तो ऐसा करने की कोशिश करिएगा। नहीं होगा तो एक दिन और दे देंगे इसके ऊपर क्लास, समझा देंगे लैब में भी अच्छे से, तो समझ जाइएगा, बना के दिखा देंगे प्रॉपर। ठीक है, तो चलिए आप लोग मन लगाए काम करिए, कुकीज और सेशन का इस्तेमाल ज़रूर करिए। बार बार बोल रहा हूँ कि लॉगिन फॉर्म बनाओ तो कुकीज और सेशन का यूज करो, क्योंकि अगर कभी आप लॉगिन फॉर्म बना के दिखा दिए किसी इंटरव्यूअर को तो आपसे ये सवाल ज़रूर हो जाएगा, कुकीज और सेशन से क्या समझते हो। तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, अभी तक किसी ने शायद कुकीज और सेशन का इस्तेमाल रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे नहीं किए हैं। आप लोग एग्जाम्पल बना के ऐसे एक एक करके कुकी क्रिएट करना डिलीट करना आपने भेज दिया है, लेकिन आपने उसके प्रोजेक्ट में यूज़ किया? क्योंकि अब आप डेवलपर हैं तो अब आपको कुकीज़ को लॉगिन में यूज़ करने आना चाहिए। अब आप ये मत सोचना है कि हम किसी और से पूछें, अब आपको खुद से करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट डेवलपर बनना है। आप जा रहे हैं कंपनी के लिए काम करने, तो वहाँ पे आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि इसको कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाए। पाठशाला ने आपको फंडामेंटल दे दिया, बेसिक दे दिया, इसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, कोई भी टेक्नोलॉजी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगा बट टेक्नोलॉजी ख़त्म नहीं होगा। तब कि फंडामेंटल्स अगर आता है तो इंसान आगे भी कुछ कर लेता है सब कुछ। तो जितना अंदर जाइएगा, एक्सप्लोर करिएगा, उतना ही नई चीज़ सीखने को मिलेगा। आज तक कंप्यूटर बनाने वालों को जब ये नहीं पता चला कि कंप्यूटर से आगे और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो हम लोग तो बने हुए कंप्यूटर पे थोड़ा सा बस डेवलप करते हैं। समझ गए उम्मीद? इसलिए अंदर से शौक रहेगा कि हमको आगे करना है तो कर लीजिएगा, और कहीं ऐसा फंसेगा तो हम तो हेल्प करने के लिए तैयार ही हैं। ठीक है, जाइए आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करिए मन लगा करके, और जल्दी जल्दी जॉब लीजिए। अब लेट मत करो, महीने दिन के अंदर सब लोग के पास जॉब होना चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे। इसका PDF मैं आपको बना के भेजता हूँ।